हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले उसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैंजेंट एंड नॉर्मल। दिस इज टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो टैंजेंट एंड नॉर्मल के दो तीन फिक्स क्वेश्चन है, वो तो एग्जाम में उसी के आसपास घूमते हैं। बाय द वे, यहाँ पे टैंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करें तो डायग्राम अपना जरूर बनाएं। बल्कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें अपने डायग्राम को बना करके करें, वरना आपसे कुछ पॉइंट हमेशा मिस हो जाएंगे और टैंजेंट एंड नॉर्मल करके चैप्टर जो काफी आसान सा होता है वो आपको काफी टफ लगने लगेगा। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा कि इस चैप्टर को आप कर तो रहे लेकिन आपको हर बार एक डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग काफी इजी सा क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफी इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लेते हैं, तो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल। द क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक, एट 1,1। तो बच्चों अभी मैंने काफी आसान सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि टैंजेंट एंड नॉर्मल कैसे, क्या उसका कंसेप्ट होता है। तो बच्चों ये सभी बच्चों को पता होता है कि अगर आप किसी 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व है तो उसको आप जनरली इस तरह से बनाते हैं। और बच्चों ये बात तो कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है कि टैंजेंट जो होती है वो हवा में थोड़ा ना ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट ड्रॉ होती है उस कर्व में। तो इसका मतलब ये पॉइंट आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो 1,1 पे चाहे आप टैंजेंट का स्लोप निकालिए चाहे टैंजेंट की इक्वेशन निकालिए, 1,1 पे चाहे आप नॉर्मल का स्लोप निकालिए चाहे नॉर्मल की इक्वेशन निकालिए, 1,1 यानी जो भी पॉइंट आप लेट करेंगे वो लाई तो कर्व पे ही करेगा। इसका मतलब वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप कहते हो क्वेश्चन में करेक्शन है क्योंकि वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है। और आपको एक इक्वेशन कहां से बनानी होती है वो मैंने अभी आपको बता दी कि वो जो पॉइंट होता है चाहे वो टैंजेंट के लिए हो चाहे वो नॉर्मल के लिए हो, लाई तो वो कर्व पे करेगा, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो उससे आप एक इक्वेशन हमेशा एग्जाम में बना सकते हो। चलिए बाय द वे, यहाँ पे तो हम लोग से स्लोप्स पूछे गए टैंजेंट के एंड नॉर्मल के। तो बच्चों आप सभी लोगों को बताया गया होगा कि अगर आपके पास किसी भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है और अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर लें तो डिफरेंशिएट करने पर जो आपके पास dy बाई dx निकल के आएगा वो उस कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। अब वो कर्व का स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालना है वो आपको पॉइंट इंडिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बाय द वे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3y यानी कि 3dy बाई dx, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx और 5 का बच्चों 0 हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो बच्चों यहां से आपके पास जो dy बाई dx आएगा उसको मैं फाइनली लिखने जा रहा हूं। तो बच्चों यहां से dy बाई dx आपका निकल के आ गया -2x होल डिवाइड बाय 2y प्लस 3। दिस इज dy बाई dx। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो बच्चों दिस इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट 1,1, वो आपको निकालना है। इसमें 1 और 1 डाल दीजिए बच्चों आराम से। जब आप डालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी -2/5। आप आराम से डालो और निकालो। ठीक है। और बच्चों जैसा कि आपको बताया गया है कि टैंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, तो टैंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। यानी बच्चों अगर आपने टैंजेंट का स्लोप निकाल लिया तो नॉर्मल का स्लोप आप कैसे निकालेंगे, -1 अपॉन टैंजेंट का स्लोप। ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखिए। तो बच्चों ये जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो अभी मैंने जस्ट आपका पहला बताया ताकि आपको पता पड़ जाए टैंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद जो मैं अभी क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं वो सारे एग्जाम रिलेटेड है, तो आप उसको बहुत ध्यान से अभी देखिएगा। तो अब आप इसको कर लीजिए, दिस इज 5/2। तो बच्चों मैंने आपको नॉर्मल का भी स्लोप और टैंजेंट का भी स्लोप निकाल करके दे दिया। दिस इज, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन है।
तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उन क्वेश्चंस की तरफ माइग्रेट करते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं और उसी के आसपास एग्जाम में क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होगा और सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपसे ही हो। तो जस्ट मैं वो क्वेश्चन आपके पास लिखने ही जा रहा हूं, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इजी करके दे रहा हूं। ओके बच्चों, क्वेश्चन आ गया। थोड़ी सी लैंग्वेज इजी कर रहा हूं अभी ताकि आपसे जल्दी समझ में आए, जल्दी हो जाए आपसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई जितने लोग को लगता है उनको टैंजेंट एंड नॉर्मल आती है तो ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आप पहले से ही कर लो, ठीक है? इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपसे एग्जाम में हो जाएगा। बच्चों आपके पास एक कर्व दिया है, उसका इक्वेशन है उसका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक? तो आपके पास बच्चों क्या है, मैंने आपको इजी करके दे दिया है, एग्जाम में ऐसे इजी करके नहीं आता। शो दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट at right angle, cut at right angles if 8k square is equal to 1। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो भी 2 नंबर का ही है। इस क्वेश्चन का भी वेटेज जो है ये 2 नंबर का ही है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको करने में ये 2 नंबर बहुत भारी पड़ जाएंगे, ठीक है? तो आपका ये क्वेश्चन पहले से किया होना चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो मैंने बच्चों आपको कंडीशन तो पहले ही बनी बनाई दे दी है, यानी आंसर तो दे ही दिया है, तो आपके पास फाइनली ये आंसर आना चाहिए, ठीक है? अब बच्चों यहां पर ऐसा दिमाग ना लगाइएगा उल्टा सीधा कि सर हमको तो बताया गया है कि दो कर्व जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो हम कंडीशन लगा देते हैं 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। मतलब ये कॉपियों में मैंने लिखा हुआ देखा है, लेकिन ये आप कंडीशन भैया लगाओगे तभी जब आपके पास 2 सर्कल्स हो। ये कोई सर्किल वगैरह थोड़ी नहीं है, ये तो ऐसे कोई रैंडम कर्व दिए गए हैं, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी नहीं कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जहां मिलेगी वहां लगा दो। हाँ, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो आपको जरूर पता होती है कि मान लीजिए ये आपका पहला कर्व है, इसकी इक्वेशन आप लिख लीजिए, क्या है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दूसरा कर्व है, इसकी इक्वेशन आप लिख लीजिए, क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो आपको कंसेप्ट क्या बताया गया? आपको कंसेप्ट यही तो बताया जाता है कि अगर सबसे पहले हमें ये कंडीशन निकालनी है तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले इन दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही तो आप ये ऑर्थोगोनैलिटी यानी ये कर्व राइट एंगल पे होंगे तभी तो आप प्रूव कर पाओगे ना। अगर दो कर्व राइट एंगल पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कर्व पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे डाली गई टैंजेंट्स के बीच का भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी वो क्या प्रूफ हो पाएंगे, ऑर्थोगोनल प्रूफ हो पाएंगे, मतलब प्रूफ हो पाएंगे कि कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यही तो आप करते हो ना, सर्कल्स में भी यही करते हो, हर जगह यही करते हो, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन अब अभी आपको क्लियर कितना है, आप कितनी जल्दी लगा पाते हो ये आपको डिपेंड करता है। तो बच्चों देखो मैंने आपके सामने एक टैंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ की है और ये दूसरी टैंजेंट भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आपको थ्योरी तो पूरी क्लियर है, अब आपको करना है, कैसे करोगे? स्टार्ट करो। कहोगे सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ओके, तो आपके पास बच्चों एक कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है? तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को उठा करके एक्स वाई इज इक्वल टू के में पुट कर दो, ठीक है? ओके ओके, ये बचा -1 क्या है? एक बच्चा है उसने -1 भेजा है, ये -1 क्या है? अब जो हो सकता है गलती से भेज दिया हो। ओके, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो बच्चों क्या करिए, इसमें x की वैल्यू -1,
बेटा इसमें कोई आंसर नहीं निकालना है, आप हमारी बात सुनिए, आपका जो भी नाम है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप इसमें -1 आंसर ना भेजिए, इसमें कोई आंसर नहीं निकालना है, इसमें तो जो आंसर निकालना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपको कंडीशन निकालनी है, दैट इज 8k² इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तभी कर्व राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए ना? ओके ओके। तो आप देखिए, मैं इतनी देर से समझा रहा हूं तो आप गलती करने जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपसे एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार वही चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना? ओके। एक्स वाई इज इक्वल टू के में भैया दो कर्व को सॉल्व करना है, इतना तो कर ही चुके होंगे। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डालो, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू के। पता है यहाँ पे जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात आती है तो बच्चे ने क्या किया है एग्जाम्स में, वो कह रहे सर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकल ही नहीं पा रहे। देखो निकल तो क्या, अगर वाई क्यूब के है तो वाई क्या होगा, के की पावर 1/क्यूब, तो उसको लिखने में आप घबरा क्यों रहे हो? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y क्या है, k की पावर 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2/3। बोलो समझ में आया? तो आपका क्या आ गया, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देखो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, दिस इज k की पावर 2/3 इंटू k की पावर 1/3। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे अभी लिखा है मैंने। ओके, अब आप क्या करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अरे भैया स्लोप की बारी तो तभी आएगी ना जब आप dy/dx निकालोगे, तो पहले कर्व को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा, कहोगे 1 इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dx, ये आएगा। दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक। अरे भैया आप लोग सभी लोग मैसेज मत करिए, हम मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको जो बोलना है आप ऐसे डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं आपके। x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2y इंटू dy/dx, dy/dx आपका आ गया 1/2y। अब बच्चों ये dy/dx यानी कि हमें टैंजेंट का स्लोप निकालना है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पे डाली गई टैंजेंट का स्लोप निकालना है, और कौन से पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट आपको पता है, वो देखो लिखा हुआ है k की पावर 2/3 इंटू k की पावर 1/3, इस पे निकालना है। तो आप इसको निकालो, दिस इज 1/2y, y क्या है, k की पावर 1/3 आ गया। इस टैंजेंट का स्लोप का नाम दे दो m1, क्या नाम दे दिया, m1। देखो m1 मैंने लिख भी दिया ऊपर, आप देख लो। ठीक है, चलिए दूसरा कर्व लेते हैं, xy इज इक्वल टू k, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x का 1 हो गया, y का किया नहीं, फिर y का dy/dx हो गया, x का किया नहीं, k का 0 हो गया, तो dy/dx कितना आया, ये आया -y/x। ठीक है, तो dy/dx अब कौन से पॉइंट पे निकालना है, वो निकालना है k की पावर 2/3 इंटू k की पावर 1/3। निकालिए इसको, तो ये हो गया k की पावर 1/3 अपॉन x की जगह है k की पावर 2/3। बोलो भाई समझ में आया? आप सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा 100%। अभी भी आप चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। तो सभी बच्चों को यहाँ पे dy/dx जो मैंने निकाला है ये 100% क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो नीचे ही ले जाइए, 2/3 माइनस 1/3, दिस इज 1/3, ये लीजिए। अब बच्चों उसको आप क्या मान लोगे, m2 मान लोगे। ठीक, तो m2 किसका हो गया, m2 अब इसका हो गया। ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री पर है तो उनकी टैंजेंट्स भी किस पे होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। इसका मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 करेंगे, और -1 जैसे ही करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक जो कंडीशन आपको प्रूव करनी है वो आ जाएगी। तो बच्चों आपका जो m1 है वो है 2k की पावर 1/3, और जो m2 है वो है -1 अपॉन k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक, तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इधर उधर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना आ गया बच्चों, अपने हिसाब से लिख लो, दिस इज 2k की पावर 1/3 प्लस 1/3 कितना हुआ, 2/3 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये k² हो जाएगा, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। देखो बच्चों वो कंडीशन निकल करके आ गई। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ये लोगों का गलत होता है।
तो मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली सही ढंग से करने का तरीका बता दिया है, एल्गोरिथम बता दी है। हो सकता है सेम ये क्वेश्चन ना हो सकता है कर्व की डेफिनेशंस बदल जाए, लेकिन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे अभी तक आपके ऑलरेडी, आप अपने मन से पूछो, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन अभी तक आपको टीचर दे चुके होंगे। तो अब आप इसको गलत मत करिएगा, क्योंकि 100% आप समझ तो गए हो करना कैसे है। तो किसी भी हालत में क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया कि क्वेश्चन आप करें कैसे। ठीक है। और अगर बच्चों, जैसा कि आपने अभी हमको मैसेज किया कि मान लीजिए 90 डिग्री नहीं है, हमें दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है, तो क्यों एंगल नहीं निकाल पाओगे क्या? अगर दो कर्व्स का स्लोप पता है, तो दो लाइंस का स्लोप पता है, तो एंगल निकालने का तरीका तो आपको बताया गया है ना, कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आता यही राइट एंगल वाला है, तो आप राइट एंगल वाले के लिए ही प्रिपेयर रहिए, ये आपको मिल सकता है क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बहुत ही जल्द। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ दिस। देखो बच्चों, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बन जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में ऐसे बना हुआ दिखेगा, लेकिन मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। शो दैट द कर्व्स 4x is equal to y square and 4xy is equal to k cut at right angle। तो बच्चों मैंने तो यहाँ पे शो करने के लिए कह दिया, अगर ये शो नहीं होता तो ऐसे चार ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5, k स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है, चार ऑप्शंस दिए होंगे आपके पास, उसमें से सही वाला जवाब पे आपको टिक करना होगा। तो एल्गोरिथम आपको यही लगानी होगी, और जब आप लगाएंगे तो आपका जो k स्क्वायर है वो 512 आएगा। और ये जो 512 है ना, ये सबके समझ के बाहर होता है कि 512 आएगा कैसे, लेकिन जब आप करोगे तो ये आ जाता है। इसलिए अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट पीछे बताया है, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को अभी के अभी करिए और हमको कंफर्म करिए कि आपका के स्क्वायर जो है वो 512 आ गया। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अभी के अभी कर लें। भैया अगर आप बहुत ज्यादा होशियार है तो भी कर लें। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये क्वेश्चन आप करके हमको कंफर्म कर दीजिएगा, भले करके या तो मेरे को सॉल्यूशन आप मेरे वाले टेलीग्राम नंबर पे मेरे पर्सनल मेरे को भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent, find the equation of tangent to the curve। कर्व है बच्चों, x is equal to 1 minus cos theta, y is equal to theta minus sin theta, ठीक है, at theta is equal to pi by 4। ओके, मेरे पास ये चार बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा है, मैं बच्चों आपको क्लास के बाद कंफर्म कर दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent to the curve this and this at theta is equal to pi by 4। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, अभी तो हो सकता है आपको ऑब्वियस लग रहा हो क्योंकि मैं आपको रिसेंटली समझा रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम में जब आता है तो अचानक बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई लोग क्या करते हैं, वो हमको बताते हैं, कहते हैं सर ऐसा करते हैं, पहले हम थीटा को एलिमिनेट करके एक्स वाई में इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि सर एक्स वाई में इक्वेशन बन जाएगी तो कर्व आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो उल्टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो पता है यहां से एक्स वाई एलिमिनेट ही नहीं कर पाते, और एग्जाम में यही शो कर रहे होते हैं कि पहले एक्स वाई को एलिमिनेट कर। भैया यहाँ पे एक्स वाई को एलिमिनेट करना भी नहीं, आप कर नहीं पाओगे, चाहे आप देख लो इक्वेशन से, आप कर नहीं पाओगे। तो बच्चे यहाँ निकालनी क्या है, यहाँ पे टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही तो होता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही चाहिए होता है। यानी आपको स्लोप चाहिए, यानी कि dy बाई dx चाहिए कर्व का, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, और वो पॉइंट चाहिए।
जहां पे आपको क्या ड्रॉ करनी है, टैंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे क्या आप पॉइंट नहीं बता पाओगे कौन सा पॉइंट है, बस आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, स्लोप आप निकाल ही सकते हो, टैंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 कोई जनरल पॉइंट थोड़ी नहीं है, ये तो एक रेस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है। समझ गए कि नहीं आप? तो ऐसा मत करना एग्जाम में कहो कि सर पहले कर्व तो यहां दिया नहीं है, पहले हम ऐसा करते कर्व की इक्वेशन निकाल लेते, तो ऐसा उल्टा मत सोचना बिल्कुल भी। चलो तो बच्चों ये तो अब आप कर ही सकते हो, गलती वाले पॉइंट मैंने आपको इंडिकेट कर दिए। दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप dx बाय डी थीटा निकालो, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ओके तो ध्यान से देखिए कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो उसको आप लिख लीजिए और अपना कर लीजिए। भैया इसको डिफरेंशिएट आप कर लीजिए, मैं क्या करूं, उसको डिफरेंशिएट आप करो। साइन थीटा, ओके dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, दिस इज थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का cos थीटा हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए यहां से dy बाय dx निकालिए, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, दिस इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आ गया बच्चों आपका dy बाय dx। अब बच्चों dy बाय dx आपको निकालना किस में है, dy बाय dx निकालना है आपको थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 होल डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4। तो ये वैल्यू बच्चों जरा निकालो, ये कितनी आएगी, दिस इज 1 माइनस 1 बाय रूट 2 होल डिवाइड बाय 1 बाय रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी सॉल्व होके आएगा ये रूट 2 माइनस 1। अब आप चेक कर लो ये रूट 2 माइनस 1 ही आ रहा है। अब बच्चों आपको करना क्या है, टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो फिर अभी तो पॉइंट पता है, अभी तो स्लोप आया है, तो अब यहां से आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे लिखनी है ना टैंजेंट की इक्वेशन, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे कर्व का पॉइंट निकाल लो, तो ये होगा x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 और y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4। ये लिखने में लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है, वो सोचते हैं ये कैसे पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन किए तो होते नहीं है ज्यादा, लेकिन एग्जाम में जब करना पड़ता है तो बड़ा अटपटे तरीके से सोच में पड़ जाते हैं कि ये पॉइंट कैसे है, लेकिन ये पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट है आपका 1 माइनस 1 बाय रूट 2, एक है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2। अब बच्चों आप टैंजेंट की तो इक्वेशन लिख सकते हो ना, दिस इज y माइनस y1, बहुत ही अजीब टाइप टैंजेंट की इक्वेशन होती है, लेकिन आप यहीं पे छोड़ सकते हो उसको, इज इक्वल टू m टाइम्स, ये क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, ये मेरे अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, दिस इज एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये आपका मन है, आप उसको सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, करोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई मत करना, आप परेशान हो जाओगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाए तो वहां पे टैंजेंट एंड नॉर्मल निकालने से पीछे मत हटना, क्योंकि पूरे नंबर तभी आ पाएंगे जब आप टैंजेंट नॉर्मल का 2 नंबर का क्वेश्चन करें, वरना क्वेश्चन फिर पेपर आपको 78 नंबर का करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा पूरा पेपर आप तभी कर पाओगे जब इस बातें आपको पता हो। लगती ऑब्वियस है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब आती है तो ऐसे लगता है कि यार ये ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट होगा, ऐसा टिपिकल पॉइंट होगा, तो वहां पे बस कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया कि हाँ ऐसा पॉइंट और ऐसी टैंजेंट्स भी बन सकती हैं, और ये सीबीएसई 2004, 2008, 2012, 2013, 2014 यहां तक आया हुआ है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सब 2 नंबर के ही क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा कि सर पेपर तो डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा है और टाइम कम है आपके पास, इसलिए मैं कह रहा था कि पेपर इजी नहीं किया है गवर्नमेंट ने, पेपर टफ किया है आपका। कई लोग सोच रहे हैं पेपर इजी हो गया है पहले से, पेपर उल्टा आपका टफ हो गया है, क्योंकि 44 क्वेश्चंस करने हैं आपको,
44 क्वेश्चंस, और उसमें जब आप केस स्टडी करने बैठोगे ना तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, दिस इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। Find the point on the curve. Curve है बच्चों y is equal to x cube minus 11x plus 5. At which सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके बच्चों, तो हम लोग वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपको इस कर्व पे पॉइंट निकालने हैं, और देखिए अगर आपको नहीं आता है तो भैया आप इतना जरूर कर लेना एग्जाम में कि आप dy by dx जरूर निकाल देना। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरा ना आता हो, तो ये सोच के ऐसा मत सोचना कि हम इसको अटेम्प्ट भी ना करें। अगर आपको आधा आता है या तो आप उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो भी आपको एक नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर मिल जाएंगे। तो जहां जहां से मार्क्स ले सकते हो मार्क्स लेना जरूर। ऐसा ही आपको जेई एडवांस के भी पेपर में करना होता है। आप पूरा क्वेश्चन कोई पेपर अटेम्प्ट थोड़ा ना कर पाते हो। आपको जितने पॉसिबिलिटी लगती है उतनी वैल्यूज आप निकालते हो, उतनी वैल्यूज अपना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उतने आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिलते हैं। वैसा ही सेम पैटर्न बोर्ड्स में भी आपको फॉलो करना है। अगर आपको क्वेश्चन बाय द वे नहीं आता हो तो आप क्या करिएगा, जितना आता हो, जितना आप जानते हो उसके बारे में, उसको लास्ट में अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। क्योंकि आप तो पहले वो क्वेश्चंस करेंगे ना जो आपको आते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले वही क्वेश्चंस करने बैठ जाएंगे जो नहीं आते। जो आपको आते हैं ना वही क्वेश्चंस आपको आने में करने में आपका समय चला जाएगा, और ना आते हुए क्वेश्चंस पे आपके लिए आखिरी में सिर्फ 10 मिनट बचेंगे। उसी 10 मिनट में आपको वो ना आते हुए क्वेश्चंस करने हैं। समझ गए ना आप? ओके चलिए, तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालना है हमें, कर्व पे पॉइंट निकालना है। ठीक है, जहां पे डाली के टैंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 11। कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, टैंजेंट हम डाल देते हैं इस कर पे, देखिए टैंजेंट डाल और पॉइंट निकालना है तो सर ये पॉइंट लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट कुछ लेट कर ले, x1 y1 पॉइंट है। तो सर आपको यही पॉइंट है तो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which the tangent has the equation xy is equal to x minus 11। कहोगे सर इट इज वेरी इजी। कैसे इजी? कहोगे सर इसको वैसे वाले कंसेप्ट से कर लें, क्योंकि हमें आपका तरीका कम समझ में आ रहा है। हमने कहा क्या समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर हमको सिखाया गया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। मतलब वो सारे कर्व्स के लिए थोड़ा ना बताया गया, ये सब तो जनरल कर्व है। तो मतलब सर ऐसा करेंगे, y की वैल्यू उसमें हम पुट कर देते हैं, ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये x में क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसलिए आप कोई लेफ्ट राइट तरीका सोचोगे भी ना तो यह लग नहीं पाएगा। इसलिए जैसा जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट है ना वही लगाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके सोच रहे हो कि सर स्ट्रेट लाइन में ऐसे किया था, एलिप्स में ऐसे किया था, हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अगर ये पॉइंट, ये लाइन और इस टेंजेंट के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो वही तो सर पॉइंट हो गया जहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। अच्छा आप ड्रॉ निकाल के देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकालते रहो, देखो कितना टाइम लग रहा है। सर 2√3 और 2√3 - 1। तो किसी बच्चे ने आंसर निकाल लिया है कि मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। सर वैसे निकाला जैसे आप निकालने को नहीं कह रहे हैं, बहुत आराम से हो गया है। अच्छा तो बेटा ये आंसर आ नहीं रहा है लेकिन सर 2√3 और 2√3 - 1 में
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप जो भी हो आप आराम से देखो, आपने निकाला वो अच्छी बात है। ये आंसर आ नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं फिर हम लोग चेक कर लेंगे। एक बच्चे ने आंसर मैसेज किया है 2, -9, वही इसका आंसर है। √3 वगैरह टाइप इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, जैसे भी आप कर रहे हैं, आप होपफुली आपने अटेम्प्ट किया वो अच्छी बात है। इसका मतलब हमारी बात आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अच्छी बात है आपने अटेम्प्ट किया, कोई बात नहीं। आंसर नहीं मैच कर रहा उसमें कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन पे टाइम इतना ज्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा मैं 10 नहीं कराने वाला हूं। लेकिन आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, बस उसमें वैल्यूज बदल के आएंगी, लेकिन होगा ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना। पॉइंट निकालने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो हो सकता है 2 नंबर पे ये हो सकता है 2 नंबर पे वो वाला हो जो उसके पहले मैंने बताया कि कंडीशन k² = 512 या 8k² = 1 वाला, इन्हीं के आसपास बस क्वेश्चन घूमता है। 2 नंबर के लिए मेहनत चल रही इतनी देर से, ठीक है ना। आइए, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो पॉइंट है मैंने बताया था, ये कर्व को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करा दो। y1 = x1³ - 11x1 + 5, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब कहोगे सर आप इस कर्व पे टैंजेंट के लिए पहले स्लोप तो निकालिए। ये देखो स्लोप निकाले, 3x² - 11, ठीक। अब सर ये जो स्लोप है ये x1 y1 पॉइंट पे निकालिए, तो x1 y1 पॉइंट पे हो गया 3x1² - 11। अब सर ये जो टैंजेंट है ना, इसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है, y = mx + c के फॉर्म में, देख लो y = mx + c के फॉर्म में गिवन। तो इसका स्लोप क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये तो स्लोप हमको टैंजेंट का पहले से ही पता है, क्या है, 1। दैट मींस आप 3x1² - 11 को किसके बराबर कर दो, 1 के बराबर कर दो। जब ऐसा करोगे तो आपके पास x1 आ जाएगा। x1 कितना आ रहा, ±। अब चेक कर लो, आंसर आ गया। जब x1 आ जाएगा तो आप कहोगे सर x1 y1 कर्व पे लाई करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई करा के बताओ, जब x1 आपका 2 है तो y1 क्या है। कोई बच्चा बताएगा, x1 अगर 2 है तो y1 आ रहा -9। और जब x1 आपका -2 है, जब x1 आपका -2 है तो क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, y1 आ रहा 90, ठीक है। ये 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके निकल के आए। लेकिन बच्चों ये जो 2 पॉइंट्स है ना, उसमें से जो दूसरा पॉइंट होगा, भाई आपके 2 पॉइंट है 2, -9 और -2, 19, यही तो 2 पॉइंट निकाले। तो ये 2 पॉइंट किस पे लाई करेंगे, कर्व पे भी लाई करेंगे, टैंजेंट पे भी लाई करेंगे। लेकिन बच्चों इसमें से जो एक पॉइंट है ना, वो पॉइंट है -2, 19, वो लाई नहीं कर रहा है टैंजेंट पे। आप चेक कर लो, ये टैंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक ही पॉइंट माना जाएगा, दिस इज 2, -9। यानी कि बच्चों अगर आपने एग्जाम में आखिरी में क्रॉस चेक भी नहीं किया तो भी क्वेश्चन आपका आखिरी में उसमें नंबर कटने के पूरे चांसेस है। लेकिन ये आखिरी वाले स्टेप में सिर्फ आधे नंबर कटेंगे, तो आधे नंबर का रिस्क हो गया, ठीक है। ये तो मैं मेहनत उनके लिए कर रहा हूं जिनको पूरे नंबर चाहिए, बाकी पास तो आप किसी भी तरह को अपने आप को करा ही लोगे थोड़ा थोड़ा करके। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है, कैसे किया गया क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent टू कर्व। कर्व है बच्चों आपका y = √3x - 2, which is parallel to line, which is parallel to line 4x - 2y + 5 = 0। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को,
Find the equation of the tangent to the curve which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 equal to 0. तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है, बल्कि यहाँ पे बस जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब मैंने कॉपीज चेक की है, तो बस आप एक जगह यहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि सर ये कर्व की इक्वेशन कैसे दी है, ये कोई कर्व होता है? क्यों भैया, इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो तो कर्व नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो ये कर्व है, तो अगर आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर लोगे तो भी सही है, अगर स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन है तो ये कर्व ही ना। लेकिन आप क्वेश्चन रेस कर देते हो कि सर ये कैसा कर्व है। अरे भैया स्क्वायरिंग करोगे तो कर्व तो बन रहा है ना, आप चेक कर लो भले इसको। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3x का हो गया 3, यानी कि आपका जो dy बाई डी एक्स है वो कितना निकल के आया, 3/2y। ठीक, अब बच्चों आपके पास क्या गिवन है, इक्वेशन टैंजेंट की निकालनी है, और जो टैंजेंट है ये देखिए आपका कर्व है, इस पे टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और जो टैंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, ये दूसरी लाइन, ये जो उसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं क्यों भाई, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो उसका स्लोप है 2, तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 2। तो आप ये जो स्लोप है इसको 2 के बराबर कर दोगे। लेकिन अभी क्या प्रोसेस पूरा हो गया, नहीं, कहां पूरा हुआ, आपको तो टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है कर्व पे, तो कर्व पे पॉइंट तो लेट करो x1 y1, तो ये पॉइंट किस पे लाई करते हैं, कर्व पे, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, आप कहोगे सर दूसरी इक्वेशन बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि सर जो dy बाई डी एक्स है वो हम कौन से पॉइंट पे उसका स्लोप निकालना है, x1 y1, है ना, और वो स्लोप किसके बराबर होगा, 3/2y1 के, और ये स्लोप हमको पहले से ही पता है कितना है, 2, तो कितना आ गया, 4y1 इज इक्वल टू 2, यानी y1 कितना आ गया, 2/4, दैट मीन्स 1/2। ओके सर y1 आ गया, y1 आ गया तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, 4y1 इज इक्वल टू, दिस इज 3, ये 3 है, 4y1 इज इक्वल टू 3, दिस इज y1 इज इक्वल टू 3/, दिस इज, ठीक है। अब y1 आप डाल दोगे तो यहाँ से x1 निकल आएगा, और x1 आ जाएगा तो x1 y1 पॉइंट आ जाएंगे, स्लोप भी पता है, टैंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो भैया अब मैं इतना काम तो नहीं करने वाला, अब आप अपनी कॉपी में कर लो, क्योंकि आप टैंजेंट एंड नॉर्मल में अब आपको महारत हासिल हो गई होगी, ठीक है। और महारत हासिल हो गई हो तो आप अपनी बुक्स के जरूर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ज्यादा ना कर पाए तो भैया एनसीईआरटी जरूर लगा लेना, और बल्कि मैं तो आपको रिफर करूंगा एनसीईआरटी न लगा करके, अगर आप आरडी शर्मा उठाएंगे तो आरडी शर्मा आपके पास नई वाली आरडी शर्मा होनी चाहिए, और उसमें जहां जहां सीबीएसई और एनसीईआरटी लिखा है वो वाले क्वेश्चन सिर्फ लगा लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें कोई आईएससी बोर्ड का बच्चा बैठा है तो आईएससी बोर्ड का बच्चा क्या करेगा, वो अपनी एमएल अग्रवाल को पूरी तरीके से लगाएगा, क्योंकि एमएल अग्रवाल में भी ये चैप्टर है और उसमें भी इतने ही क्वेश्चन होंगे, इतने ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने, अगर कोई बैठा है इसमें तो उसके लिए भी मैंने बता दिया, क्योंकि बच्चा तो किसी भी स्कूल का हो सकता है। ओके, तो किसी का आंसर आ गया क्या इसका, आंसर इज y minus y1 is equal to m times x minus x1, m times x minus x1 y1 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद ये आंसर आ रहा, मैं आपको लिख देता हूँ, आंसर इज 48x minus 24y is equal to 23, दिस इज द आंसर। अब आप इसको टैली भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगले टर्न के लिए आप रेडी रहिएगा, अगला टर्न आपका कल ही है, बस मेरी क्लास जो 3rd क्लास पड़ेगी सबसे शायद लास्ट कर दी गई है, तो लास्ट क्लास हो तो ये मत सोचिएगा कि लास्ट क्लास है तो अब थक गए ना ज्वाइन करें, आपको सिर्फ बैठना होगा क्लास में, काम सारा हम ही करेंगे।